अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। आज मैं हसन तिरमिज़ी भाई के घर पे हूँ, इनके कमरे में हूँ जो इनका घर में ऑफिस है, स्टडी रूम कह लीजिए आप इसको, और बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने इनसे टाइम लिया, मैंने कहा जी कि आज मिल बैठते हैं। उम्रा करके आए थे अभी, तो मैंने आबे ज़मज़म खजूरों के लालच में मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, तो मैं अपना हिस्से का तबरुक ले लूँगा। तो घर से मैंने कैमरा पकड़ लिया, मैंने कहा चलें तबरुक के बहाने में अगर इनसे गपशप हुई तो रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तो माहौल बन गया, तो हमने कहा चलें बैठ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल कैजुअल में है, ना मुझे पता है कि मैंने क्या पूछना है, ना इनको पता है इन्होंने क्या बताना है। तो हमारा ये कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है, तो उसी गपशप में हम बात कर लेंगे। तो हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड हैं फेसबुक पे, उसमें फुरकान शमसी साहब हैं, डॉक्टर अली हैं और बेशुमार दोस्त अहबाब हैं फेसबुक पे। तो इनसे जो कुर्ब है, शनासाई का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा पुराना है, और उस ताल्लुक़ में जो रूहानी पहलू है बहुत ज़्यादा है। तो अब मेरे ज़हन में था, मैंने कहा इनसे क्या बात करें। मेरे ज़हन में तो यही था, जब मैं अभी इधर बैठे गपशप लगा रहे थे, कि आजकल जो मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के अपना फ़ाइनेंस की तरफ आते हैं, और जैसे फ़ाइनेंस की जॉब छोड़ के स्टार्टअप्स की तरफ आए हैं तो मुल्क के हालात थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, तो बेचारे पछता रहे हैं। और जिन लोगों ने, जिनका अपना ऑफिस बिज़नेस था और कोविड के बाद उन्होंने वो बंद करके जॉब ज्वाइन कर ली है, वो शुक्र अदा करें कि हमने सही टाइम पे प्लान कर लिया। तो ज़िंदगी के नशेब फराज में से गुज़र जाना खैरियत के साथ, इस तरह से कि बंदा अपनों को भी संभाल ले और ख़ुद भी समझ जाए, ये अल्लाह की बड़ी बरकत होती है, और इसमें बुज़ुर्गों का बड़ा हाथ होता है ऐसे। और इनकी सक्सेस और अचीवमेंट की जो स्टोरी है, उसमें इनके बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। वो टॉपिक हम फिर कभी रखेंगे। तो फॉर्मेट वही है, ये हम इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, हमारा जो कि मजाक का प्रोग्राम हो गया, तो मैंने कहा जी यार कोट पहन लो, क्योंकि वो टी शर्ट फॉर्मल हो जाए, थोड़ा या बंदा सियाना लगना शुरू हो जाता है। तो मैं तो ठीक है, चले मेरे मुकाबले में अब ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो बहरहाल ये है कि मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँगा और ये फिर हम गपशप लगाएंगे, गपशप जो लगाएंगे वो आप भी सुनिएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी और एपिसोड में भी मिलते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं कैमरे के पीछे जाऊँगा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा हसन, आप सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे जो जितने भी हैं स्टार्टअप्स हैं नए वाले, और जो लोग आजकल नौकरी छोड़ के और बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, वो भी ये एडवाइस करते हैं जी आप नौकरी छोड़ें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। आधी एडवाइस दे देते हैं, आधी का बाद में पता चलता है कि हमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के और इंटरनेशनल भी, इन हालात को भी मद्देनज़र रखते हुए आप एडवाइस भी करते हैं यूथ को, ट्रेनिंग सेशंस के ज़रिए पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है आपका, और आपका जो हल्का अहबाब है वो बहुत वसी है। तो मैं चाहूँगा हमारे जो नाज़रीन हैं जो इस वक्त आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो बताइए अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे की रोशनी में कि आजकल के दौर में अगर कोई नौकरी कर रहा है और वो नौकरी छोड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, तो इसमें आप क्या एडवाइस करेंगे, कौन सी नसीहतें करेंगे जिसको नौकरी छोड़ने से पहले वो सोचें, और अगर स्टार्ट कर लिया तो फिर क्या सोचें? ऑलराइट, बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने बिज़नेस कौन सा करना है। यानी आपको उस बिज़नेस के इन एंड आउट्स का पता होना चाहिए, आपकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, या आपने कभी किसी को वो बिज़नेस करते देखा होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो तभी आपको उसके इन एंड आउट्स का समझ आता है। जैसे मैंने भी एक दफ़ा एक वेंचर लॉन्च किया था ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन क्रू के नाम से। सो वो जो वेंचर था वो मेरी एक्सपर्टीज़ पे था बेस, यानी कि एचआर कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो मैं पिछले इतने सालों से कर रहा हूँ। तो मुझे आइडिया था
कि जब आप टेबल के उस साइड पे हों और आपके पास कोई आए और आपसे पूछे कि जी कि मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ और मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग करता हूँ, सो मैं अगले को किस तरह सेटिस्फाई करूँगा कि वो मुझे एज अ ट्रेनर ऑन बोर्ड करे या वो मुझे एज अ कंसल्टेंट ऑन बोर्ड करे. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अमूमन जो बिज़नेस आइडियाज़ हमारे पास डिफरेंट आते हैं या जो डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट गाइडलाइंस मिलती हैं, उसके अंदर से सबसे पहले होता है कि ट्रेड कर लो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो या मैन्युफैक्चरिंग कर लो, छोटा यूनिट बना लो, चिप्स के पैकेट्स बना लो. जब हम उसमें जाते हैं और हम उसमें एक्साइटेडली वेंचर में एंटर होते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमें तो इस बिज़नेस का पता ही कुछ नहीं है, हमने ना नॉलेज की होती है ना स्टडी की होता है. एंड एवेंचुअली वो होता ही है कि वो डाउनफॉल में आता है बिज़नेस आपका. जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो अमूमन ज़ाया हो जाती है एंड फिर देन यू आर बैक ऑन स्क्वायर वन और फिर आप दोबारा से नौकरी ढूंढ रहे होते हैं कि यार थोड़े से पैसे हैं ताकि फिर मैं फिर अपना काम शुरू करूँ. सो ये एक सबसे बड़ा होता है कि यू नीड टू नो द बिजनेस, यू नीड टू नो द इन्वायरमेंट, किस एरिया में करना है बिजनेस. एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ नेटवर्क. आपका कितना अच्छा नेटवर्क है, आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, प्लस आपके जो नेटवर्क है उसकी ऑथेंटिसिटी टू एन एंड के how good people know you or how well people know you or how have you developed your trust so they can buy your product or they can give you the work. That is most important. अच्छा, अब आपका ये माशाल्लाह ये तो ठीक हो गया. अब आप ये बताइए कि किसी मुल्क में, ये तो इंडिविजुअल की हमने बात की ना कि वो अगर जॉब से आना चाह रहा है अपने बिज़नेस की तरफ, तो ये वो चंद एक जनरल एरियाज़ हैं जहाँ पे वो सोचें. इनके अलावा किसी मुल्क के जो इकनॉमिक सिचुएशन होती है किसी मुल्क की, वो स्टार्टअप्स के लिए कितनी सूदमंद होती है, या उस सूरत में सोच विचार करते वक्त क्या मुल्क के जो माशी हालात हैं या महंगाई का जो ट्रेंड है उसको भी मद्देनज़र रख के अगर प्रोजेक्ट अच्छा भी हो तो क्या उसको डिले करना चाहिए जब तक हालात बेहतर ना हो जाए? एक्चुअली आपको ना उसके बारे में सोचना ये चाहिए कि जी इज़ इट अफोर्डेबल फॉर मी जो कि मैं इतना बड़ा जंप ले रहा हूँ. क्योंकि नौकरी में अमूमन होता ये है कि नौकरी में ना एज अ ह्यूमन हम लोग ना टू पुट इट वेरी इजीली हम लोग ना इजी हो जाते हैं. हम लोग क्योंकि हमें पता है कि महीने के एंड में तनख्वाह आ जानी है, साल के एंड में बोनस आ जाएगा. फिर उसके साथ हमें इंक्रीमेंट्स भी लग रहे हैं और हर चीज़ हो रही है, तो हमारा एक सर्कल चल रहा है. जैसे ही वो सर्कल ब्रेक होता है तो पहले मंथ से ही आपको हिट आना शुरू हो जाती है क्योंकि आपकी सेविंग्स खर्च होना शुरू हो जाती है. और जब आप अपने बैंक बैलेंस को देख रहे होते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि पैसे तो कम हो रहे हैं, पैसे बढ़ तो रहे नहीं है. उस शॉक में जाने से पहले ही हमें ये देख लेना चाहिए कि जी जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, क्या मेरी ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या हमारी जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है क्या वो उसको सस्टेन करेगी भी कि नहीं. हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, चले ट्रेनिंग्स की बात कर लेते हैं या हम HR कंसल्टिंग की बात कर लेते हैं. फ्रॉम कोविड 2019 से लेकर अब तक ट्रेनिंग्स वो नहीं है या उतना बूम नहीं आया जितना एक ज़माने में होता था. सो अगर हम हमारे एरिया को देख लें विच इज़ HR ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, सो यू विल सी के आप बता रहे थे इतना बूम वो ट्रेनिंग का नहीं है, इतना बूम ट्रेनिंग का नहीं है जितना एक ज़माने में होता था. वाई? बिकॉज आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया. ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आ गई, ऑनलाइन लर्निंग आ गए, ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स आ गई. तो कंपनीज ने जब ये देखा कि जी वाई शुड वी हायर समबडी फ्रॉम आउटसाइड, जबकि हम एक लिंक्डइन का पूरा पैकेज या कोर्सेरा का या सॉफ्ट स्किल्स का या किसी भी चीज़ का हम पूरा कोर्स मटेरियल उठा के तो हम उसको पढ़ा सकते हैं और हम उससे ऑफिस का काम भी करवा सकते हैं. ठीक है. 2023 में जाके फिर हमें दोबारा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जो वन ऑन वन ह्यूमन इंटरेक्शन है उसका कोई मुकाबला नहीं है. सो फ्रॉम 2019, 20, 21, 22 इतने साल हमें लग गए
कि हमने सिर्फ थोड़े ये से समझ नहीं। पैसे भी संभाल लिए, हमने थोड़े से बचत भी कर ली, बट हमें फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जो वन ऑन वन इंटरेक्शन है वो नहीं है जो कि हम ऑनलाइन एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में खैर मैंने नहीं कराई। आई वॉज वन ऑफ दोज ट्रेनर्स जिसने ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑप्ट किया ही नहीं। वाई? बिकॉज ऑनलाइन ट्रेनिंग में यू कैन नॉट कैप्टिवेट और कैप्चर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वाई? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। अब ऑनलाइन में ना तो मैं कोई गेम खेल सकता हूँ, ना मैं कुछ और कर सकता हूँ, वरना हो ना कि आप किसी को सवाल पूछ लेते हैं, फिजिकली आप उसके सामने खड़े होते हैं, सो ना आपकी हैंड मूवमेंट है, ना बॉडी जेस्चर्स हैं, सो इट बिकम्स मोनोटोनस। तो ये एक चीज़ होती है। तो फिर वही होता है कि इतने अरसे में जब अब मेरे पास ट्रेनिंग्स नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, या फॉर एग्जांपल इतने अरसे में मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, मेरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हो गई, मैं क्या करूँगा। सो हमेशा हमारे पास कोई ना कोई लेवरेजिंग आइटम या कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें ये श्योरिटी हो कि जी मैं जब इसमें फुल टाइम जा रहा हूँ और फुल टाइम एंटर हो रहा हूँ तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिटिकल एंड और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जॉब एकदम जॉब के साथ साथ आप इसको एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट कर लें। हाँ, आई मीन बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। और आई थिंक आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ओपिनियन है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट्स अ स्मार्ट मूव। वाई? बिकॉज आपको फाइनेंशियल बैकअप तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि घर तो आपने इवेंचुअली चलाना ही चलाना है, बिल तो आना ही आना। सो उसके लिए आपको एटलीस्ट ये है कि आपके पास एक बैकअप होता है कि कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आपको कोई फेलियर की तरफ भी जाना पड़े तो यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। क्योंकि जब लोगों के पास फॉल बैक ऑन होने का नहीं होता, देन फिर वो हे वायर हो जाते हैं, फिर वो सीवीज़ भी फेंकते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट क्योंकि वो इन्वायरमेंट इतनी कंड्यूसिव हो चुकी होती है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं ओपन होती हैं जैसे आजकल है। सो देन फिर लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने आप को मैनेज और सस्टेन। सोसाइटी एज अ होल डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने हसन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को एचआर कंसल्टेंसी भी दी है, तो एज अ कंसल्टेंट जब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनका एक इंटरनल एचआर डिपार्टमेंट भी होता है। बिल्कुल। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी देनी होती है, बट जनरली स्पीकिंग जब आप देखते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट बेचारा खुद अभी इसको कहते हैं ना ठीक करने वाला हुआ है, जिसके ज़रिए आपने सारी कंसल्टेंसी इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये आप जितना भी आपका अभी तक एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे भी एचआर डिपार्टमेंट को वो अहमियत नहीं देते जो देनी चाहिए। हमने उनको फाइल प्रोसेसिंग के लिए रखा हुआ है, उनका जो कल्चरल और बिज़नेस पार्टनर मॉडल है उस पर हम नहीं जाते। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक मैं अपनी एज अ पर्सनल बात करूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यू हैव to make a point to the management that yes, as HR I am important. So you have to define your importance, just like finance does, just like marketing does, just like risk does. तो वो उनके पास एलिमेंट्स है ना, और हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? ह्यूमन। ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट जो हमारे पास है जिसको हम उस तरह लिवरेज नहीं करते एज HR डिपार्टमेंट, दैट इज़ ह्यूमन। क्योंकि HR डिपार्टमेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक खर्चा करने की मशीन है, तनख्वाहें, ट्रेनिंग खर्चा, बेनिफिट्स खर्चा, हर चीज़ इस खर्चा। बट जब हम उनको ये नहीं डिफ़ाइन करेंगे कि जैसे अभी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में एनालिटिक्स का जोर है, मगर हम एज HR प्रोफेशनल्स बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो बेसिकली एनालिटिक्स में एंटर होते हैं। क्यों? वो हम घबराते हैं कि यार वो नंबर्स और ये और वो, ऑब्वियसली क्योंकि हम HR में होते हैं तो नंबर्स के साथ हमारा बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक तो उस तरह होता नहीं। मगर उस एनालिटिक्स का फ़ायदा ये होता है कि आप हाँ बताते हैं कि जी कि मैंने ज़रूर इतने एक्स डॉलर्स की ट्रेनिंग कराई है, बट उसकी वजह से साल के एंड में ये फ़ायदा हुआ। सो जब तक आप उनको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, जस्ट लाइक सेल्स, जस्ट लाइक मार्केटिंग, जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि जी इसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, और हमारा हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जो होता है HR का लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि ऑब्वियसली
आपने एक इंडिविजुअल को एक पाथ पे लेके जाना है, आपने उसको ट्रेन करना है, फिर आपने उसको एक लेवल तक पहुंचाना है। उसके साथ साथ आपने उसकी स्किल डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट और हर वो चीज़ करनी है जिसके बाद जो जिसको हम कहते हैं ना मेजरिंग क्राइटेरिया, वो मेजरिंग क्राइटेरिया हम इन प्लेस रखें। वो जैसे ही वो मेजरिंग क्राइटेरियाज आएंगे ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दी अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो हम लोग मी एज ए कंसल्टेंट और एनी बडी एल्स, जब मैं जॉब भी कर रहा हूँ या मैं एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा, दैट इज़ बिजनेस एक्यूमेन। वी मस्ट नो हाउ द बिजनेस वर्क्स। अगर आपको ये नहीं पता कि हाउ द बिजनेस वर्क्स, हाउ कैन यू रन HR। मैं HR ऑप्स से बहुत भागता था और मेरा ये होता था कि यार ये काम मुझे ना करना पड़े। बट मेरे एक बहुत सीनियर मेरे ग्रुप हेड होते थे, काशिफ परवेज़, उन्होंने एक ज़माने में मुझे कहा कि यार अगर तुम्हें HR ऑप्स नहीं आती तो तुम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या करोगे? तुम्हें यही नहीं पता कि इस फैक्ट्री में या ये बिज़नेस चलता कैसे है, तो तुम क्या एडवाइस करोगे या तुम कौन से। सो दैट स्टक टू मी बैक इन 2007 एंड देन वे ऑनवर्ड्स। सबसे पहले मेरा फोकस से होता है कि चाहे मैं जॉब चेंज करूं या मैं किसी भी कंपनी के पास जाऊं, उससे पहले आई स्टडी दी ऑर्गेनाइजेशन। मैं देखूं कि वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, वो करती क्या है, वो काम कैसे करती है। बेशक शायद मुझे उनके प्रोसेसेस इतने ज़्यादा ना पता हूं, बट एटलीस्ट हम ऑनलाइन जाके, फॉर एग्जांपल मैं सीमेंट फैक्ट्री में जा रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट ये देख तो सकता हूँ ना कि सीमेंट फैक्ट्री चलती कैसे है, किलन क्या होता है, तो मिक्सचर क्या होता है, तो रॉ मटेरियल क्या से आता है। सो आपको जब आप उसके पास जाओगे और उसी की बात उसी को बताओगे, सो आपका एक कंफर्ट लेवल आना शुरू होता है, जहाँ से फिर वो आपके साथ फिर ओपन होना शुरू हो जाता है। जब एक कंफर्ट लेवल होगा वो ओपन होगा, फिर वही आपकी वाली बात के उसके लिए भी एक होगा कि जी कि एज एन HR ही नोज़ कि मुझे क्या ज़रूरत है। यानी आपकी बातों को अगर मैं इस तरह से भी समराइज़ करूं कि हमारा ट्रेडिशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि HR मैनेजर को प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, बट जैसे आपने बयान फरमाया कि ये काफ़ी नहीं है, उसको ऑपरेशन ओरिएंटेड भी होना चाहिए। जब तक उसके पास ऑपरेशनल विजडम नहीं होगी तो वो प्रोसेस को ऑपरेशंस के साथ, हार्मनी के साथ, कनेक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते। बिल्कुल ऐसी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सीमेंट फैक्ट्री में और आपको यही नहीं पता कि सीमेंट फैक्ट्री में एक जगह होती है जिसको हम किलन कहते हैं, और किलन के 1400, 1800, 2000 अबव डिग्रीज होते हैं। सो आप क्या लिखेंगे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, जबकि आपको पता ही नहीं है। ना पॉलिसी बना सकते हैं, ना पॉलिसी बना सकते हैं, ना हेल्थ एंड सेफ्टी का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी खुद एज एन HR आप कभी किलन के सामने तो जाके खड़े नहीं हो जब तक आपको हीट नहीं लगेगी। आपको तो नहीं पता कि क्या होता है। सो ये चीज़ मैंने भी ओवर द ईयर्स यही सीखी है कि टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वन, बिकॉज एज अ CEO or any other managing director in an organization, जब उसको ये पता हो ना कि यार कि ये जो बात कर रहा है ये किसी फैक्ट्स की बेस पे कर रहा है बात, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी चीज़ को देगा रादर देन आप थियोरेटिकली या उसको उस तरह उसकी बात उसी की ज़ुबान में उसको उसी की ज़ुबान में आप उसको समझाएंगे। दैट इज़ व्हाई यू कैन बिकम अ वेरी वेरी इफेक्टिव कंसल्टेंट। माशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा था आपका माशाल्लाह हेयर स्टाइल अच्छा है। आप बता रहे थे उम्रा करके जी जी, मैं अभी रिसेंटली अभी उम्रा करके माशाल्लाह। तो आप बता रहे थे आपका फ्रीक्वेंट आना जाना रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। हम चाह रहे हैं कि इसकी छोटी सी नशिस्त का जो अख्ताम है, खुश्क बातों के साथ साथ थोड़ी सी उम्र के हवाले से भी आप थोड़ा सा बयान करें कि कैसा रहा तजर्बा। बड़ा अच्छा रहा जी, अल्लाह का शुक्र है। इट्स ऑलवेज़ बीन अ वेरी वेरी, हालांकि मैं इतना रिलीजियस स्पिरिचुअल मैं हूँ नहीं, बट ये है कि मेरे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरा बुलावा आ जाता है, मैं चला जाता हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स भी अमूमन बात करते हैं कि यार वो तुम ना सारा साल जमा करके तुम एक ही दफ़ा जाते हो, एक ही दफ़ा काउंटर ज़ीरो करते हो और एक ही दफ़ा आ जाते हो। सो यस वो है, बट ये है कि आई ट्राई टू स्टे इन टच विद माय रिलीजन एज वेल माशाल्लाह। एंड मैं बहुत बड़ा वो तो वो हूँ नहीं, बट फॉर मी माई सेल्फ इट्स
it's a kind of a self achievement that I go there. I see things, I observe things. और वैसे भी मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स या बहुत सारे सीनियर से ये सुना है कि जितना आप ट्रैवलिंग में सीखते हो ना, उतना आप किसी और चीज़ में नहीं सीखते हो। सो मेरा उम्र के साथ साथ आई ऑल्सो ट्रैवल एज वेल। सो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट चीज़ें आपको, और हर बार आप उम्रे के लिए जाएंगे और हर बार आपको कुछ डिफरेंट लोग मिलेंगे। सो आप कोई ना कोई किसी से आप बात कर लेते हो, किसी का आपको पता लग जाता है। एंड दी और हमें लगता है कि शायद फ़लान नेशनलिटी का बंदा हमारे से बात नहीं करेगा क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, बट मैंने देखा है कि व्हेनेवर आई गो देयर एंड हूएवर आई टेल कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, दी अटमोस्ट रिस्पेक्ट इज़ गिवन। इसमें कोई शक नहीं, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, यानी कोई ऐसी बात नहीं हुई। मुझे इंडियन मुस्लिम्स भी मिलते हैं, मुझे टर्किश भी मिलते हैं, मुझे इंडोनेशियंस भी मिलते हैं, मलेशियंस भी मिलते हैं, हमें अरब वर्ल्ड के बहुत सारे लोग होते हैं। एंड कुछ अरब वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आप उसको ये भी बताएं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो आप उसकी शॉप पे जाएं तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देता है जस्ट बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी। सो यस, हमें वो है। आई मीन मैं ये कह सकता हूँ कि उम्रे पे तो एक मजहबी फ़रीज़ा आप अंजाम देते हैं, बट अल्लाह ताला इसी बहाने से एज HR कंसल्टेंट आपकी यूनिवर्सल ओरिएंटेशन करवा रहा होता है। यस, मुख्तलिफ लोगों से कैसे मिलना है, और मेरा ख्याल थीम उसका सारा यही होता है कि जितने जिज़ो इनके सारी से ज़िंदगी में रहेंगे, आप जॉब पे हों या कंसल्टेंट हों या उम्रा भी जुज़ो इनकी सारी से करेंगे तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ जी, वो ऑब्वियसली एक्सपोजर है आपका। मैं कंसल्टिंग में जाऊंगा, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपोजर है। हर दफ़ा जब भी मैं गया हूँ, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई मीन जब भी आप अल्लाह के घर जाओगे, इट्स ऑलवेज बीन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब भी आप हुजूर के रोज़े पे जाओगे, इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट्स मगर हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ चेंज होती है। तो हर दफ़ा आप कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हो, और हर दफ़ा नई चीज़ सीखते भी हैं, और हर दफ़ा अपनी बैटरी चार्ज करवा के बैटरी चार्ज करा के काउंटर ज़ीरो करा के आ जाते हैं। दुनिया में वीक हो जाती है, फिर वापस जाते हैं, वापस जा जाते हैं, चार्जर उधर ही रखा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वेल, थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। घर में आपके स्टडी रूम में बैठे हैं, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह है। थैंक यू। तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे इजाज़त लेके किसी और मौज़ूआत पे मौका मिला जी तो ज़रूर, एनी टाइम जी, आएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।